हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। हम आपके पेपर 4 के लिए सार्वजनिक वित्त पर नियंत्रण के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे। भारत में बजट फॉर्मुलेशन कैसे होता है और बजट को किस प्रकार से इस पर चर्चा की जाती है और इसको पारित किया जाता है। भारत में चूंकि संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्थाओं में व्यवस्थापिका के द्वारा जो देश का बजट होता है या जो देश का वित्तीय प्रशासन तंत्र होता है उस पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है। और ये नियंत्रण दो तरफा होता है, दो तरीके से होता है। एक नियंत्रण होता है कि जो कार्यपालिका द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उसकी स्वीकृति व्यवस्थापिका के द्वारा होती है और व्यवस्थापिका जब कार्य संचालन करती है तो वो लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के अनेक तरीके आजमाती है। और दूसरा तरीका होता है कि भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नामक अधिकारी की व्यवस्था की गई है और ये अधिकारी अपने प्रतिवेदन के माध्यम से सूक्ष्म परीक्षण करता है कि सरकार के द्वारा किस तरह के खर्चे किए गए हैं और वो उसके माध्यम से व्यवस्थापिका के सामने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सूक्ष्म रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिसमें उनके खर्चों का पूरा ब्यौरा होता है। तो इस तरह से व्यवस्थापिका नियंत्रण रखती है पूरे देश के वित्तीय प्रशासन तंत्र पर। जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है वो ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था से बहुत हद तक प्रभावित है और इसीलिए 1919 का जो भारत सरकार का अधिनियम है, इस अधिनियम में हमको विधायिका के द्वारा किस प्रकार वित्तीय नियंत्रण रखा जाता है ये देखने को मिलता है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत जो एक्सपेंडिचर था ब्रिटिश सरकार का भारत के संदर्भ में, उस एक्सपेंडिचर पर विधायिका को अपनी स्वीकृति और अस्वीकृति करने का अधिकार दिया गया था। हालांकि जो गवर्नर जनरल था उसको व्यवस्थापिका के जो ये निर्णय हैं स्वीकृति या अस्वीकृति को, उस दोनों को बदलने का अधिकार दिया गया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विधायी नियंत्रण को एक तरह से कमजोर कर दिया गया था क्योंकि अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल पर छोड़ दिया गया था। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि इस अधिनियम में इस बात को स्वीकार किया गया कि सरकार जो भी प्रस्तावित बजट प्रावधान रखती है उस पर व्यवस्थापिका में बहस होना बहुत जरूरी है और न सिर्फ बहस हो बल्कि इस पर विधायिका को प्रभावशाली नियंत्रण भी प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर नियंत्रण रखा जाता है तो लोक वित्त पर बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण रहता है। तो 1919 के अधिनियम में व्यवस्थापिका के कार्य संचालन के लिए नियम बनाए गए थे और उस अधिनियम में लोक लेखा समिति बनाई गई थी और ये अधिनियम संख्या 51 थी जिसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या लोक लेखा समिति बनाई गई और उसके जो नियम संख्या 52 था उसके अनुसार एक स्थायी वित्तीय समिति स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की स्थापना भी की गई थी। और फिर 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इस बात की आवश्यकता को बाद में भी महसूस किया गया या संविधान निर्माण के समय भी महसूस किया गया कि लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण उसी तरह से रखा जाए जिस तरह से ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था में है और भारत के 1919 के अधिनियम में स्वीकृत किया गया है। तो इस तरह से जो स्वतंत्र भारत में संसदीय व्यवस्था स्वीकार की गई उसमें समिति प्रथा को और या कमेटी सिस्टम को वैसे के वैसे रखा गया और लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी और लोक उद्यमों पर
जो समिति जांच करने वाली है, ये जांच करने वाली समितियां होती हैं। लोक समिति को कभी कभी प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इन दो समितियों के कार्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी ये दोनों ही वित्त पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। इन समितियों के पास शक्तियां होती हैं और ये समितियां, इनके पास इस तरह की शक्ति होती है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, उनके कार्यों की जांच करती है और उनके कार्यों के बारे में प्रतिवेदन भी देती है। तो लोक लेखा जो समिति है, उस समिति के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। लोक लेखा समिति जो है, ये हम कह चुके हैं कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से बनाई गई थी और इसको बहुत ही महत्वपूर्ण समझा गया था। 1919 में जो भारत के सचिव थे, विदेश सचिव, वो मिस्टर मॉन्टेग्यू थे और उन्होंने ये कहा था कि हर प्रांत की विधान परिषद का ये संवैधानिक दायित्व है कि लोक लेखों के लिए एक समिति की स्थापना करे। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि लोक लेखों पर नियंत्रण के लिए विधायिका के द्वारा समिति का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ताकि लोक लेखों पर व्यवस्थापिका अच्छी तरह से नियंत्रण कर सके। लोक लेखा समिति एक तरह से एक संसदीय समिति होती है और ये लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में काम करती है। लोकसभा में विभिन्न दलों के प्रतिनिधि होते हैं, तो उन दलों के प्रतिनिधियों के अनुपात में ही इस समिति के विभिन्न जो सदस्य होते हैं, उन सदस्यों में भी राजनीतिक दलों का अनुपात के अनुसार ही सदस्यों का चयन किया जाता है और इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन होता है और वो नॉमिनेशन लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका अदा करता है, यानी कि लोकसभा का सचिवालय में बैठकर इस समिति के सदस्य काम करते हैं। 1951 में संशोधन किया गया और इस संशोधन में लोक लेखा समिति में 15 सदस्यों का प्रावधान किया गया था और 1953 में भारतीय राज्यसभा की नियम समिति ने अपने जो अध्यक्ष था उससे लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को भी मनोनीत करने की सिफारिश की थी और ये कहा गया कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो एक संयुक्त समिति के रूप में कार्य करे, लोकसभा के और राज्यसभा के संयुक्त सदस्यों से मिलकर। लेकिन लोकसभा ने इसे अपने अधिकारों में अतिक्रमण माना, क्योंकि लोकसभा का ये मानना था कि लोकसभा चूंकि आम लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए लोकसभा के इस अधिकार को राज्यसभा को नहीं दिया जा सकता है। तो इसलिए 1953 में राज्यसभा के द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये मानते हुए कि दोनों सदनों के बीच में कटुता बढ़नी नहीं चाहिए, उन्होंने स्वयं लोकसभा में एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि राज्यसभा से भी लोक लेखा समिति के लिए 7 सदस्यों को मनोनीत किया जाए और इस तरह का उन्होंने अनुरोध प्रस्ताव रखा और ये अनुरोध प्रस्ताव 1953 में पास भी हो गया। तो इस प्रकार से 1954 से 1954 से लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य तो लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं और इन सदस्यों का जो चुनाव है वो संसद के द्वारा हर साल आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की सहायता से इसका चयन किया जाता है। लोकसभा में भारी बहस के समय सदस्यों ने इस परिवर्तन को
जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लोकसभा के वित्तीय अधिकारों पर उन्होंने हस्तक्षेप माना और उन्होंने कहा कि ये हमारे अधिकारों पर अतिक्रमण है। लेकिन लोकसभा में लोकसभा का जो अध्यक्ष था उन्होंने ये कहा, तत्कालीन जो अध्यक्ष थे मावलंकर, उन्होंने कहा कि ये जो समिति है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसमें 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाएंगे, वो सदस्य संयुक्त समिति नहीं है और ये लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में लोकसभा की ही समिति है, चाहे उसमें राज्यसभा के सदस्य भी कार्य करें। विचार विमर्श और मतदान वगैरह के संबंध में ये कहा गया कि सदस्य इसके राज्यसभा के भी रहेंगे और जब वे लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे तो वे लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में ही कार्य करेंगे। तो इस तरह से लोक लेखा समिति अपने वर्तमान स्वरूप में एक जॉइंट कमेटी के रूप में कार्य नहीं करती है, यानी उसके जो 7 सदस्य हैं वो अपने आप को राज्यसभा का प्रतिनिधि नहीं मानते हुए वो लोक लेखा समिति का प्रतिनिधि मानकर लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि 1967 में 1967 में इस समिति का जो अध्यक्ष था वो शासक दल का ही कोई अध्यक्ष बना रहता था, क्योंकि शासक दल के सदस्य बहुमत प्राप्त दल के सदस्य होते हैं। लेकिन 1969 में 1969 में पहली बार मीनू मसानी जो विरोधी दल के नेता थे उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया और एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत की गई, ताकि जो विपक्षी दल है उनके द्वारा जो आलोचना की जाती है और जो उसका महत्व होता है उसको भी लोक वित्त पर विचार विमर्श करते समय उनकी मान्यताओं को भी स्वीकार किया जाए, इस बात को स्वीकार किया गया और ये एक स्वस्थ संसदीय परंपरा कही गई। इस समिति के चुनाव हर साल होते हैं और जबकि समिति के सदस्यों का कार्यकाल द्विवार्षिक होता है, हर 2 साल इनका कार्यकाल होता है। हर 2 साल बाद ये सदस्य परिवर्तित हो जाते हैं और हर बार कुछ अनुभवी सदस्य इसमें बने रहते हैं। और इस समिति के अध्यक्ष जो बहुत प्रभावशाली मार्गदर्शन होता है और उस मार्गदर्शन में वो लोक वित्त के बारे में बहुत तत्परता कुशलता से कार्य करते हैं और ये उनका एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है कि वो पार्टी हितों से, राजनीतिक दल के हितों से परे हटकर देश हित में अपना कार्य करते हैं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति एक बहुत महत्वपूर्ण लोक वित्त पर नियंत्रण रखने वाली एक कमेटी होती है जो देश के लोक वित्त पर नियंत्रण रखने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो इस लोक लेखा समिति के अधिकार और कुछ कर्तव्य हैं। Keep learning, keep growing.